सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। आज हम उपस्थित हुए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर के साथ। तो आज का वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज का जो मॉडल पेपर है वो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ है, जिसमें आज हम उसका पूरे हल के साथ उपस्थित हुए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले आज का सुविचार, लक्ष्य वो है जो आपके लिए सही है, लक्ष्य वो है जो आपके लिए सही है, इसके लिए अपना 100% दीजिए और कल के बीज को बो दीजिए। लक्ष्य वो है जो आपके लिए सही है, इसके लिए अपना 100% दीजिए और कल के बीज को बो दीजिए। इसी सुविचार के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अति महत्वपूर्ण वीडियो। और चैनल पर अगर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2022-23 कक्षा 10 विषय हिंदी खंड आ। तो आपका जो पेपर होगा, आप समझ लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और इसी तरह का आपका एग्जाम पेपर आने वाला है। आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा। पहले दिया हुआ खंड आ, समय 3 घंटे। समय कितना दिया होगा? 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट प्रारंभ के परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होंगे। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होंगे। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना अंक निर्धारित होगा? 1 अंक निर्धारित होगा। प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटे का समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा आपको? 1 घंटे का समय मिलेगा। और बा के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय निर्धारित किया जाएगा। यानी कुल समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, 1 घंटे में OMR शीट पर फिल करने के लिए और 2 घंटे लिखित परीक्षा के लिए। प्रत्येक प्रश्न का सम्मुख उनके अंक दिए होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक दिए होंगे। तो बहुविकल्पीय खंड आ स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय खंड आ। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के हैं या शुक्लोत्तर युग के हैं? शुक्लांतर लिख रहा है, शुक्लांतर युग के हैं। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय हैं शुक्ल युग के लेखक। नेक्स्ट, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध है, कविता है, नाटक है या कहानी है? तो चिंतामणि क्या है? चिंतामणि है निबंध। नेक्स्ट, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है या हरिकृष्ण प्रेमी की है? तो गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। नेक्स्ट, शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि है 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918 तक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी है? शुक्ल युग की समय अवधि है 1919 से 1938। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है या रेखा चित्र है? तो नीड़ का निर्माण फिर क्या है?
आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? किसकी है ये? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। नेक्स्ट, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की है, प्रगतिवादी युग की है या छायावादी युग की है? तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। नेक्स्ट, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, हरिऔध की रचना है, हरिवंश राय बच्चन की है या सुमित्रानंदन पंत की है? तो मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है या शंकर प्रसाद की है या महादेवी वर्मा की है? तो भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अधिकांश वेरी IMP हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है? आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक है, 1643 ईस्वी से 1843 तक है, 1918 से 1936 तक है, 1936 से 1943 तक है। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? आधुनिक काल की समय सीमा है सन 1843 से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतिराम किस युग के कवि हैं? मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं, आदिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीतिकाल के? तो मतिराम किस युग के कवि हैं? मतिराम रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, रति है, हास है, निर्वेद है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। नेक्स्ट, सोहत ओढ़े पीठ पथ श्याम सलोने गात, मनऊ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा या श्लेष होगा? तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा उत्प्रेक्ष अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। मनऊ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। नेक्स्ट, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। ये कैसा छंद है? ये एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि रोला किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक है, मात्रिक है या वार्णिक है? तो आप इसका राइट आंसर होगा सममात्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी उपसर्ग का है, मान का है, अक का है या आ का है? तो आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आकर्षण में आ उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट, प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 3 हैं? तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के भेद होते हैं 2। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। संज्ञा में जुड़ने वाली कौन सी होती हैं? तद्धित प्रत्यय होती हैं। क्रिया में लगने वाली कृदंत प्रत्यय होती हैं। नेक्स्ट, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है? तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पीताम्बर में होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। पीताम्बर में कर्मधारय भी होता है, बहुव्रीहि होता है, लेकिन ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं। तो जहाँ ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों हो तो हमें किसको प्रीफरेंस देना होगा? हम बहुव्रीहि पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है या अंशु होता है? तो आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? अश्रु। आंसू का तत्सम क्या होता है? अश्रु। नेक्स्ट, यण संधि का सूत्र है। यण संधि का सूत्र होता है आदोड़ा होता है, आकाशवर्णी दीर्घ होता है, इको यणची होता है या वृद्धि रेची होता है? तो यण संधि का सूत्र क्या है? यण संधि का सूत्र होता है यको यणची।
यण संधि का सूत्र क्या होता है? यको इको यणची। वृद्धि रेची कौन सी संधि का सूत्र है? वृद्धि रेची वृद्धि संधि का सूत्र है। अकासवर्णी दीर्घा दीर्घ संधि का सूत्र है। और आधोड़ा गुण संधि का सूत्र है। नेक्स्ट, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो फलस्य शब्द का वचन कौन सा है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। क्या है? द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन या मध्यम पुरुष द्विवचन। तो अपठत धातु का वचन एवं पुरुष कौन सा होगा? प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ हमारे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे आता है हमारा खंडवा। क्या आता है? खंडवा। अभी जो क्वेश्चन थे वो कितने के थे? 20 मार्क्स के थे। इसका पूर्णांक कितना होगा? 50 मार्क्स। कितना होगा? 50 मार्क्स का। वर्णनात्मक प्रश्न कितने के होते हैं? वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं 50 मार्क्स के। कितने होते हैं? 50 मार्क्स के वर्णनात्मक आते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया होता है जिसको पढ़कर आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और कितने 2-2 अंक के वे तीनों क्वेश्चन होते हैं। ये कोई बात नहीं कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से जो पैरा दिया हुआ है उसको पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हल करना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन होता है गद्यांश का संदर्भ लिखना। तो आपने जब चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो गद्यांश का संदर्भ अपने आप निकल आता है। जैसे आपने पढ़ लिया तो समझ लिए, अगर आपका पढ़ा हुआ है, आपको याद है तब तो ठीक है, और यदि याद किया हुआ नहीं है तब भी आप उसे अगर डीपली 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो कोई ना कोई शब्द ऐसा मिल जाता है जिससे आपको देखने से पता चल जाएगा। जैसे कि ये है मित्रता। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो कि उनके निबंध संग्रह चिंतामणि में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यानी लेखक कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, आप व्याख्या करेंगे इस तरीके से कि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं ये कोई आवश्यक बात नहीं कि जिसका स्वभाव एक सा उन्हीं लोगों के बीच मित्रता हो सकती है। विभिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों के साथ भी मित्रता हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जो व्यक्ति गुण हम में नहीं है वो दूसरे व्यक्ति के साथ मित्रता करके हम उसके गुण को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, गद्यांश के लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि व्यक्ति क्या सोचता है कि जो गुण हम में नहीं है वो हमें कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिससे हमें उसकी प्राप्ति हो जाए। नेक्स्ट, अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, अथवा करके दूसरा पैरा दिया होगा। आपको अगर पहला आता है तो पहला कर दीजिए, पहला नहीं आता है तो आप दूसरा कर दीजिए। तो इस प्रकार जिसमें ये दूसरा दिया हुआ है अथवा करके, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ये कौन से चैप्टर से लिया हुआ है? ये लिया हुआ है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ क्या होगा? उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के ममता नामक कहानी से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसी तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे, या ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, क्वेश्चन को कर देंगे। हमने ऊपर वाला
कर दिया आप, एक कोई सा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें भी इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन दिए होंगे और प्रत्येक कितने अंक का होगा, प्रत्येक 2-2 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न इसमें वही होगा जैसे ऊपर गद्यखंड में दिया हुआ था, उसी तरह से पद्यखंड में दिया होगा कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ क्या होगा, उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड से पद शीर्षक से लिया गया है, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है और उनके सूर सागर में संकलित है। नेक्स्ट होगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है, रेखांकित अंश क्या है, बहरो सुने गूंग पुन बोले रंक चले सिर छत्र धराई। यानी सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति कैसा व्यवहार करने लगता है, अमीरों जैसा व्यवहार करने लगता है। जैसे कि राजा अपने सिर पर छत्र धारण करके चलता है, उसी प्रकार गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। नेक्स्ट क्या है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, उपयुक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अथवा करके दूसरा दिया होगा, सुने सुंदर बैन सुधारस सानी सयानी है जाने की जानी भली तिरछी कर नैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली तुलसी ते ही अवसर से ही रावे अवलोकत लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंजकली। आपको ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला कर लीजिए, ऊपर वाला नहीं आता अथवा में दूसरा दिया होगा उसको कर दीजिए। इसमें भी इसी तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित का संदर्भ लिखिए। तो ये किसका है, ये है तुलसीदास जी द्वारा रचित वनपथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसी तरह से इसके रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका भी अनुराग तड़ाग तथा मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार होगा, इसमें भी अनुराग तड़ाग में रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ में सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी 2 गद्यांश दिए होंगे, आपको 1 का करना होगा और प्रत्येक कितने का होगा, 5 अंक का होगा। 2 अंक का संदर्भ लिखना होगा और 3 अंक का अनुवाद करना होगा। तो संदर्भ क्या होगा इसका संदर्भ इसी तरीके से लिखा जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग से लिया गया है, जो कि वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद होगा, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत में संस्कृत और भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इतएव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसरत। यहाँ ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का आलोक सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह अत्र आगत भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदम अनुवाद पारसी भाषायाम अकरोत, और उसने क्या किया, उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। अथवा करके अगला पैरा दिया होगा, मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनं संस्कृतु महंतम प्रयत्नम् अकुर्वन् तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचार विचारान् च आदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृति। आपको ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला कर दीजिए, ऊपर वाला नहीं आता है तो अथवा में जो दूसरा दिया है उसको कर लीजिए। ये किससे लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, इसका संदर्भ क्या होगा, ये भारतीय संस्कृति से लिया हुआ। किससे लिया हुआ, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया हुआ है। तो इसी तरह से आप कर देंगे। संस्कृत में अधिकांशतः वाराणसी
वाराणसी और भारतीय संस्कृति, 2 चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। उन दोनों में से अधिकांशतः पूछ ही लिया जाता है। नेक्स्ट, संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगला क्या आता है, श्लोक दिए हैं, श्लोक, और इनमें से किसी एक श्लोक का आपको संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी इसी तरीके से 5 अंक का होगा। 2 अंक में आपको संदर्भ लिखना है और 3 अंक की आपको व्याख्या करनी है या अनुवाद करना है। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थ भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्, अथवा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप किसी का भी कर दीजिए। सभी उपर्युक्त पद्यांश, उपर्युक्त श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक नहीं होते हैं, केवल ये आपको क्या चैप्टर का नाम पता होना चाहिए कि किससे लिया गया है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, और सभी क्या हैं, निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्र, सभी लोग अच्छी अच्छी वस्तुओं को देखें या कल्याणकारी वस्तुओं को देखें, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर, तो 3 अंक का ये क्वेश्चन दिया होता है। 3 अंक का ये क्वेश्चन होगा।